दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। Hello and welcome to The Print. I am Revati Karan. We have with us Dr. Fayaz Ahmed Faizi in another episode of The Print interview where he talks about his latest column on Allama Iqbal और Muhammad Iqbal. Dr. Faizi पसमानदा मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं. He is a social activist and a physician by profession. Welcome to The Print, Dr. Faizi. जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लगातार मौका दे रहे हैं द प्रिंट का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। Indians know Iqbal as a man who wrote सारे जहाँ से अच्छा, but you are presenting a starkly different side of him. आप उनका बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं अलग पहलू दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उनका पहलू अलग है ही है। जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, वो तराना हिंदी कहलाता है। और उन्होंने इकबाल का जो व्यक्तित्व है पूरा ना, वो ट्रांसफॉर्म होता है देशभक्ति से देश विरोधी तक आते आते ट्रांसफर होता है बिल्कुल। और बाद में बिल्कुल ट्यूनेशन थ्योरी को एडवोकेसी करते हैं। उसी में इन्होंने जो तराना हिंदी लिखा था वो पहले का लिखा हुआ है, जहाँ उनको देशभक्ति से ओत प्रोत ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लिखते हैं। फिर जब उनके ऊपर जो है वो ट्यूनेशन थ्योरी और मुसलमान एक बेहतरीन कौम है, दुनिया में यही हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है और सारे लोग शासित होने के लिए पैदा, इस तरह की जो अशराफवाद की थिंकिंग, सैयदवाद की थिंकिंग से जब वो प्रभावित होते हैं तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर वो तराना हिंदी को तराना मिल्ली में चेंज करते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। उस पूरी जब आप तराना मिल्ली आप पढ़ेंगे, मिल्ली कहते हैं मिल्लत को, मिल्लत कहते हैं जो इस्लामिक जो मुसलमानों का एक जो ब्रदरहुड है उसको वो कहते हैं कि सारे जो उसको मिल्ली से मिल्लत उसी को कहते हैं। तो तराना मिल्ली आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल वीर रस की भी बात की गई है कि तुमने तलवार से ये किया वो किया, तुमने ये किया, अंदलुस यानी स्पेन का जो कर्डोवा है वहां पे आपने उसको कब्जा किया। इस तरह की बिल्कुल वीर रस से ओत प्रोत और भड़काऊ जिसको आप कह सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने तराना मिल्ली में लिख के अपने तराना हिंदी को खुद ही वो रद्द करते हैं, इसलिए हम उनको एंटी नेशनल मानते हैं। जी। तो इस कॉलम में आप उनके आइडियोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में क्यों बात करना चाहते हैं? हाँ, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी सवाल आपने किया है। आखिर पसमानदा आंदोलन उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, चाहे इकबाल हो, सर सैयद हो, मौलाना अशरफ अली थानवी हो, जितने अशराफ के आइकन्स हैं, उन्होंने इस तरह के सेटअप बनाया कि जो देशज मुसलमान है वो उनका गुलाम बन के रहे। बीको एक एक्टिविस्ट थे जो ब्लैक मूवमेंट था, उसमें वो कहा करते थे कि उनका एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है कि ऑपरेसर का सबसे बड़ा हथियार जो ऑपरेस्ड है यानी जो उत्पीड़ित है उसका दिमाग होता है। तो ये हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की नैरेटिव, रिग्रेशन की नैरेटिव, कि आधुनिकता के विरोधी और डेमोक्रेसी को खराब कहना। देखिए, पसमानदा पढ़ा लिखा नहीं था, वो किन्हीं कारणों से मुसलमान होता है और यही अशराफ वर्ग जो है वही उसको लीड करता है। तो चूंकि ये बड़े लोग हैं तो उनके बात का स्पष्ट असर भी पड़ता है। और मैं जिस साहस के साथ बोल रहा हूँ, अभी भी आप पसमानदा समाज में जाएंगे तो इकबाल को, सर सैयद को भगवान ही समझा जाता है। हम एक नैरेटिव लेके आ रहे हैं कि नहीं, इन्होंने हमें ऑपरेस करने के लिए इस तरह की बातें की। इनका जो लोकतंत्र विरोधी विचार है, महिला विरोधी विचार है, जो आधुनिकता विरोधी विचार है, जो जातिवादी विचार है, अपने को ब्राह्मण कह के ग्लोरीफाई करना, तो इस तरह की बातों के हम इसलिए विरोध करते हैं ताकि हम इनकी जो गुलाम बनाने के लिए जो इन्होंने किया उसमें से हम अशराफवाद से आजादी चाहते। तो इस नैरेटिव को काटना, इस नैरेटिव का विरोध करना अति आवश्यक। और राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारा एक देश है और जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा, अलग किया, वो हमारे आइकन कैसे हो सकते हैं? और देश को धर्म के आधार पर बांटना एक बड़ी ये सब वजह है जिसके कारण हम इनका विरोध कर रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। जी। तो आपने इकबाल को द्विराष्ट्र के सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी को लेकर के उनके जो विचार थे या फिर उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, इसको आपने किस तरीके से अपने कॉलम में समझा है? जी, देखिए हमने तो लिखा है और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही गंभीरता के साथ हमारे आर्टिकल को पढ़ें। और देखिए जो इन्होंने जिन्ना को जो खत लिखे हैं उसमें आप उसके कलेक्शन है, लोग उसको लेके पढ़ सकते हैं। उसमें हमने आर्टिकल में उसको हमने, चूंकि आर्टिकल में जगह कम होती है, लेकिन उनका जो इलाहाबाद में जो 29 दिसंबर 1930 को प्रयागराज जो
प्रयागराज कहलाता है, पहले इलाहाबाद था। उसमें उनको जो स्पीच है, वो पूरे स्पीच को पढ़ेंगे, बहुत लंबी स्पीच है। उसमें पूरा एक इस्लामिक राष्ट्र की वो परिकल्पना लेके आते हैं। तो इकोनॉमिक जितने भी एक राष्ट्र के जितने भी वो पहलू होते हैं, सबको वो डिफाइन करते हैं खूब अच्छे से, और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, और आखिर में ये भी कहते हैं, उसमें कल्चर की बात करते हैं, पूरी अलग-अलग है कि हम अलग हैं, हमारे हमारे संस्कार अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, और विशेष रूप से जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, उस वक़्त का जो भारत था, नॉर्थ और वेस्टर्न का जो एरिया था, कहते थे वहाँ तो कम से कम एक मुस्लिम राष्ट्र बनना ही चाहिए। और उनकी जो कलेक्शन है, उनकी स्पीचेज़, राइटिंग और स्टेटमेंट ऑफ इकबाल 2006 में ये आई थी बुक, उसमें भी आप देख सकते हैं। उनके जो लेटर्स हैं, इसीलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने से बहुत पहले अल्लामा इकबाल दुनिया से जा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो तहरीक थी, उसके ये वैचारिक पिता कहे जाते हैं, और पाकिस्तान के राष्ट्र भी कहते हैं। और आप देखेंगे पाकिस्तान में इनकी मूर्ति कई एक जगह लगी हुई है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि मूर्ति आप नहीं लगा सकते हैं। एक बड़ी विडंबना है, मैं इस सवाल के जवाब में उसको जरूर कहना चाहूंगा कि अशराफ फोटो बनाने को और मूर्ति बनाने को बुरा कहता है, लेकिन इनके जो आइकन्स हैं, उनकी कब्रें, मज़ारें बड़ी-बड़ी बनती हैं, उनकी फोटोज और उनकी मूर्तियाँ, आपको अल्लामा इकबाल की मूर्ति मिल जाएगी, आपको मौलाना आज़ाद की मूर्ति पार्लियामेंट में मिल जाएगी, और आप कोई पसमानदा इस तरह की बात करता है, तो उसको वो नकार देते हैं कि नहीं, ये इस्लाम के विरोध में। तो ये जो इस्लाम के नाम पे नैरेटिव सेट की जाती है, हम अपने समाज को बता रहे हैं कि नहीं, ये इस्लाम को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। जी। तो आपने इकबाल के विचारों को राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल आपने अपने और कॉलम में क्यों कहा है? जी, एक कारण है। पहला कारण है कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को बाँटने का एक वैचारिकी तैयार करते हैं, और हम जानते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नाना प्रकार के धर्म है, और संप्रदाय है, भाषाओं के आधार पे हमारा देश कई तरह से विविधताएँ हैं, और संस्कृति के आधार पे विविधताएँ हैं, और जातियों का के आधार से भिन्नता है। अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है कि नहीं, वो धर्म के आधार पे देश को बाँटेगा, या जाति के आधार पे, या भाषा के आधार पे, तो ये मैं समझता हूँ कि एक जो है राष्ट्र विरोधी हरकत है, ये एंटी नेशनल है। ये सबसे बड़ी वजह है। वो ट्यूनेशियन के वैचारिक पिता माने जाते हैं। दूसरा, देश प्रेम को इकबाल की शुरू की राइटिंग से आप देखेंगे, उनकी शुरू की नज़्में, गज़लें देखेंगे, उसमें देश प्रेम को उन्होंने जैसे वो बहुत ही ग्लोरीफाई करते हैं, और जैसे लगता है कितने वो उसको कितने बड़े देशभक्त थे, लेकिन बाद में उन सब ने उन सारी चीज़ों को कंडेम कर दिया है। तो और उसमें देखिए, देश प्रेम को वो गैर इस्लामिक बताते हैं कि इन ताज़ा खुदाओं में जो सबसे बड़ा वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है। यानी अगर आप वतन परस्ती आपके अंदर है, देशभक्ति है, तो ये मज़हब का कफ़न है। मज़हब से मतलब उनके इस्लाम का। तो एक मुसलमान हूँ मैं, तो मैं इस्लाम को कफ़न क्यों पहनाऊँगा, यानी इस्लाम को मुर्दा क्यों पहनाऊँगा? इस तरह की नैरेटिव सेट करके धार्मिक आधार पे वो एक नैरेटिव तैयार करते हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध है। ये एक दूसरी वजह। तीसरी वजह जो है कि पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य कायम करने की बात करते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़ा भी है। मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद का दूसरा नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम मुस्तफ़ा का मानने वाले है, और तुम्हारी जो ताकत है तौहीद यानी एकेश्वरवाद से तुम्हारे बहुत ताकतवर हो तुम, और पूरी दुनिया इस्लाम तुम्हारा देश है। कोई वतन, कोई एक भौतिक हिसाब से ज्योग्राफिकल वो चीज़ नहीं है। इसको भी हम समझते हैं कि ये थोड़ा-सा एंटी नेशनल है। दूसरा, वो लोकतंत्र उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे कि लोकतंत्र में बंदे को तौला नहीं करते हैं, गिना करते हैं। वो जो काउंटिंग को वो खराब समझे, वो चाहते थे कि राजा है, नवाब है, ज़मींदार है, बड़े साहब, सैयद साहब है, तो उनका वज़न ज़्यादा हो। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गरीब आदमी का भी वोट एक ही गिना जाता है, अमीर आदमी का भी वोट एक ही गिना जाता है, सैयद का भी वोट एक ही गिना जाता है, और जो है मेहतर और बंगी का भी वोट एक ही गिना जाता है। इससे जो सामंतवादी विचारधारा है, जो तांत्रिक विचारधारा है, वो निश्चय ही जो हमारा मॉडर्न कांसेप्ट है एक कंट्री का, एक देश का, वो उसके एंटी नेशनल में आते हैं। और जाति विरोधी थे ही, हम इस पे आगे बात करेंगे। दूसरा, आधुनिकता के विरोधी थे। देखिए, इस पे मैं कह दूं कि वो कहते हैं कि उठा के फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो वो जो मॉडर्न एक एजुकेशन का और हेल्थ का जो यूरोपियंस लेके आए थे इस देश में, उस पे एक अलग से परिचर्चा हो सकती है कि वो क्या था, क्या नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन उसकी ये अब विरोध ये सिर्फ देखिए पसमानदा के लिए करते हैं। ये हमारे दिमाग को इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका बेटा अपने बेटे को यूरोप भेजते हैं, जावेद इकबाल साहब
जस्टिस बनते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनके लिए नई तहजीब के अंडे गंदे नहीं है, हमारे लिए नई तहजीब के अंडे गंदे, इसलिए हम नई तहजीब से, नई सकाफत से, नया जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो यूरोपियन अंग्रेज लेके आए थे उससे हम दूर रहे। तो ये एक तरह की वैचारिक सेट करना है, जिसको हम, अगर आप किसी बड़े समुदाय को रिग्रेशन की तरफ ले जाते हैं तो उसको हम एंटी नेशनल ही मानते हैं। आपने उनके विचारों को जातिवादी कहा है, उन आधुनिकता विरोधी कहा है और महिला विरोधी कहा है, यानी कास्टिस्ट, एंटी मॉडर्निस्ट एंड एंटी वुमेन। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकबाल साहब खुद कह रहे हैं, मैंने जो भी लिखा है उसमें रेफरेंसेस के साथ है, उन्हीं की पोएम्स है, वो खुद कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। देखिए वो जो लोकतंत्र विरोधी उनका है, तो अभी हमने एक बात कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं, तौला नहीं करते, अभी जिसपे हम लोगों ने बात किया। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे, मियां नजार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंधे। देखिए ये किस तरह से एक तो वो जो भी डेमोक्रेसी का एक सेटअप होता है कि आदमी मेंबर होगा, फिर एक काउंसिल होगा, जब आप जानते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उस वक्त हुआ करती थी इकबाल के समय काम में, उनका जो समय काल था उस वक्त असेंबली के शब्द से ज्यादा काउंसिल का शब्द आता था, इसलिए उन्होंने लिखा। दूसरा मियां नजार कहते हैं बड़ई को, और वो उस वक्त पसमानदा जातियों में आसिम बिहारी के नेतृत्व में जमीयतुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस एक बड़ा संगठन था, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक के लिए एक हो अल्लाह था, उसका संघर्ष था। फिर जमीयतुल राइन थी उसी समय में पंजाब के इलाके में, जमीयतुल हवारीन थी धोबियों का संगठन, जमीयतुल मंसूर था जो कॉटन ट्रेडर्स के जो छोटे छोटे पसमानदा जाति उनके संगठन थे, उसकी तरफ एक सिग्निफायर के रूप में ये नजार कहते हैं कि मियां नजार भी छीले गए साथ, यानी ये भी छील दिए गए, मतलब ये डेरोगेटरी टर्म है उसको घटाने के लिए। निहायत तेज है यूरोप के रंधे, रंधा कहते हैं जो बढ़ई जिससे वो छीलता है उसको रंधा कहते हैं। तो वो अपनी शायरी में कहते हैं, क्योंकि शायरी में वाक पटुता होनी चाहिए, उसका रदीफ काफी होना चाहिए, तो मिला के वो कह रहे हैं। तो वो विशेष रूप से जो डाउन टू अर्थ पसमानदा जातियों को कहते हैं कि ये लोग तो और उसमें छीले गए कि यूरोप वो लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, वहाँ के एजुकेशन और हेल्थ की जो पॉलिसी को अच्छा समझ रहे हैं, तो मियां नजार भी छीले गए हैं। तो ये पूरा अनडेमोक्रेटिक रिग्रेसिव सोच है उनकी, और जिसकी कहीं हिसाब से इसकी तायद नहीं की जा सकती है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसका विरोध होना मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पसमानदा पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे कि उर्दू डे के नाम पे इकबाल की जो है खूब हो हल्ला होता है इस देश के अंदर, जबकि वो ट्यूनेशन थ्योरी के वैचारिक पिता थे। जी। और एंटी विमेन, उनके विचार एंटी, हाँ, एंटी विमेन तो साहब खूब है। आप मतलब वो अब तक बहुत, देखिए सर सैयद थे, चाहे जो भी अशराफ के आइकन है, उनका महिमा मंडन इतना किया जाता है और झूठ पे आधारित होता है। जैसे आप अकबर इलाहाबादी को भी कहिए, वो भी खातून खाना हो सभा की परी न हो, अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। एक ही लाइन मुझे याद है कि खातून खाना हो, यानी घर की महिला हो, सभा की परी न हो। अगर एजुकेटेड हो कि कहीं वो प्रेस रिपोर्टर बनती है तो सभा में जाएगी, लोगों के बीच में जाएंगी, वो एजुकेशन उनको नहीं चाहिए अकबर इलाहाबादी को। इकबाल के बारे में देखिए, डॉक्टर मुबारक अली ने, जो बहुत बड़े हिस्टोरियन है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि इकबाल जो है औरत को सिर्फ शो पीस समझते हैं। ये उनका स्टेटमेंट है, आराम से आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। दूसरे में उनकी जो कविताएं हैं और जिसके आधार पे मुबारक अली ने उनको बताया कि महिलाओं के लेके उनको किस तरह के विचार थे, तो उसमें मैं 2-3 शेर उनका पढ़ देता हूँ कि न पर्दा न तालीम नहीं हो की पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबान है फकत मर्द। यानी कहते हैं कि अगर औरत पर्दे में है और एजुकेटेड है, चाहे वो नया एजुकेशन हो यानी मॉडर्न एजुकेशन, और पुराना एजुकेशन जो रिलीजियस है वो कुछ भी हो, वो चाहे एजुकेटेड और पर्दे में भी हो, तो वो औरत ठीक नहीं है। निस्वानिय जन का, यानी जो उसका स्त्रीत्व है, उसका निगहबान यानी उसका रक्षक जो है सिर्फ मर्द है। तो वो औरत को मर्द के वो उसमें मानते हैं कि मर्द की रक्षा में औरत हो। तो ये पूरी तरह से आप जानते हैं कि ये इस तरह के विचार सामंतवादी विचार है, मिजोगाइनिस जिसको कहते हैं महिला विरोधी विचार है, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न माना, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। यानी अगर इस बात को आप नहीं मानते हैं कि औरत जो है उसका रक्षक मर्द है, वो अपने से आगे नहीं, अकेले नहीं जा सकती है, बाजार नहीं जा सकती है, जो भी इस तरह की बात है, अगर जो लोग, जो कौम यानी जो समाज इस बात को नहीं मानता है, उसका सूरज बहुत जल्दी जर्द हो जाएगा, यानी अस्त हो जाएगा, यानी वो पूरा समाज डूब जाएगा
जो समाज इस बात को न मानता हो जो इकबाल कह रहे हैं कि निजी निस्वानी जन करने के बाद फकत मर्द ही, बिना मर्द की औरत का कोई वजूद नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के मिजोगानिस्ट विचार है उनके, जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए। दूसरा, वो एजुकेशन पे भी कहते हैं कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है बेजब। देखिए दिक्कत क्या थी, जब मॉडर्न एजुकेशन आया उस वक्त अशरफ अली थानवी ने भी फतवा दिया कि औरतों को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, अशरफ अली थानवी पर जब बहुत दबाव पड़ा कि नहीं, जब और कौन मतलब हिंदू के लड़कियां जब पढ़ने लगी तो एक दबाव बना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये फतवा है, बिल्कुल ठीक है, लड़कियों को तालीम दिया जाए, लेकिन उनको लिखना ना सिखाया जाए, क्योंकि अगर वो लिखना सीख लेंगी तो लव लेटर लिखेंगे किसी को। ये उनको अशरफ अली थानवी को बड़ी चिंता थी कि हमारी औरतें कहीं लिखना जान गई तो लव लेटर ना दूसरे लोगों को लिखने लगे। बड़ी हंसने वाली बात है, बहुत दुख भी होता है। तो तो उनको लिखने की मनाही थी, सिर्फ पढ़ने के लिए फतवा आया। इकबाल क्या कहते हैं कि जिस तालीम से, इकबाल उससे भी आगे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा एजुकेशन है जिसको पढ़ के जन होती है बेजन, यानी स्त्री का जो स्त्रीत्व है खत्म हो जाए। वो स्त्री के स्त्रीत्व से उनका क्या मतलब था? घर के अंदर रहना, बच्चे पैदा करना और घर के काम करना। इसको सर सैयद ने भी लिखा है। तो अगर मॉडर्न एजुकेटेड होगी, कॉलेज में जाके पढ़ेगी, डॉक्टर होगी, इंजीनियर होगी, आईएएस ऑफिसर होगी, हवाई जहाज उड़ाएगी, तो ये उसका स्त्रीत्व खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा एजुकेशन जिस इल्म की तासीर से जन होती है बेजन, कहते हैं इस इल्म को अरबाब नजर मौत, यानी बड़े बड़े जो विचारक है, इसी इल्म को मौत कहा गया कि अगर औरत एजुकेटेड होके पायलट बनती है, फौज की सरबराह बनती है, डॉक्टर इंजीनियर बनती है, तो ये मौत है उसके लिए। तो इस तरह की रिग्रेसिव सोच जो है। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, एक जगह और उन्होंने लिखा है, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। ये व्यंग करते हुए कहते हैं सटायर के रूप में कि लड़कियों को तुम लोग अंग्रेजी पढ़ा रही हो, कौम ने फलाह की राह ढूंढने, यानी भलाई का रास्ता ढूंढ लिया। ये सटायर के तौर पे, क्योंकि सिर्फ इस 2 लाइन से नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जब ये कविता पढ़ती चली आएंगी तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये व्यंग के तौर पे, माने लड़कियों को अंग्रेजी एजुकेशन को व्यंग करते हुए कहते हैं कि इससे कौम की फलाह नहीं होती है। जी। Okay. Thank you for talking to us, Dr. Faizi. This column is available in Hindi as well as in English. To read in English, you can log on to theprint.in और हिंदी में पढ़ने के लिए hindi.theprint.in पर जा सकते हैं, और हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी ज़रूर फॉलो करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।